अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज बात करेंगे अपने स्ट्रेटजिक फाइनेंस के नए टॉपिक के ऊपर। और हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, का जो लास्ट पार्ट है उसको जो है हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कि हम उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, उसके साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ हों उसके लिए जो अपडेट्स वगैरह है वो आपको मिल सकें। जी, आज अब हम अपनी जो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जो हमारा आउटसाइड कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है डेट ओवरहैंग पे। और हम बात करेंगे कि डेट ओवरहैंग का मतलब क्या है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। सो फॉलोइंग द मेयर्स इन 1977 a number of contributions studied situations in which a borrower is debt ridden and unable to raise funds for an otherwise profitable project. सबसे पहले ये कि मेयर्स के मुताबिक मेयर्स ने 1977 में रिसर्च की और उसके मुताबिक उसने एक डेट ओवरहैंग की सिचुएशन को आइडेंटिफाई किया। अब डेट ओवरहैंग का मतलब क्या है? डेट ओवरहैंग का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस सिचुएशन में फंस गई है कि उसके पास एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, जिसका मतलब ये है कि वो उस प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मींस उनको एक ऐसा प्रोजेक्ट नजर आ रहा है जिसमें अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो उनको प्रॉफिट जो है वो मिल सकता है। लेकिन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट की सिचुएशन होने के बावजूद उनके पास फंड्स नहीं है, वो अपने फंड्स को एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे। मींस उनको ये नजर आ रहा है कि एक प्रोजेक्ट है, अगर इसमें इन्वेस्ट की जाए, इन्वेस्टमेंट कर दी जाए तो उनको जो है वो प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन वो उस प्रोजेक्ट में फाइनेंसिंग के लिए इन्वेस्टमेंट इकट्ठी नहीं कर पा रहे। इसको जो है वो हम डेट ओवरहैंग पोजीशन कहते हैं। और हमने कहा था बोरोवर इज डेट रिटर्न, कि बोरोवर जो है वो फाइनेंसिंग को एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहा। सो द बोरोवर इज देन said to suffer from debt overhang। तो इस पोजीशन को, इस सिचुएशन को, जिसमें फर्म को एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, लेकिन किसी भी वजह से किसी भी रीजन की वजह से फर्म जो है फाइनेंसिंग इकट्ठी नहीं कर पा रही, इसको जो है वो हम डेट ओवरहैंग पोजीशन कहते हैं। द फ्रेमवर्क जस्ट डेवलप सजेस्ट टू, जी इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डेट ओवरहैंग क्या है। ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का चांस मिल रहा है। उनको एक ऐसा प्रोजेक्ट फिजिबल नजर आ रहा है जिसमें अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो उनको जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो उसमें से मिल सकती है। मींस आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपको जो है वो प्रॉफिटेबल सिचुएशन जो है वो आपको हो सकती है, आपको प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड्स को रेज नहीं कर पा रहे। आपकी फर्म डेट रिटर्न हो गई है, मींस आप फंड्स को एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे। ये जो हम फंड्स को एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे बावजूद इसके कि एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, इस पोजीशन को जो है हम कहते हैं द बोरोवर इज देन सेड टू सफर फ्रॉम डेट ओवरहैंग। इसका मतलब ये है कि आप डेट ओवरहैंग की पोजीशन है कि बावजूद इसके कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, आपके पास फंड्स इकट्ठे नहीं हो पा रहे। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं कि ये पोजीशन जो है वो डेट ओवरहैंग की पोजीशन है। अब ये डेट ओवरहैंग की पोजीशन क्यों आई है, इसका हम फ्रेमवर्क को चेक करेंगे। द फ्रेमवर्क जस्ट डेवलप सजेस्ट टू पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेट ओवरहैंग। तो डेट ओवरहैंग की दो पॉसिबल जो है वो इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। वो इंटरप्रिटेशंस क्या हो सकती हैं? द फर्स्ट वन इज, द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन pursued below is a mere reinterpretation of the credit rationing analysis above। तो जो हमने पहले क्रेडिट रैशनिंग एनालिसिस किए हैं ये उसी की एक रीइंटरप्रिटेशन है, जो फर्स्ट रीजन है। अब फर्स्ट रीजन क्या है? द प्रीवियस इन्वेस्टर्स कोलैटरल क्लेम ऑन द फर्म्स एसेट्स reduces the net worth to below the threshold asset level for financing the new investment। कि जो आपने पहले से जो इन्वेस्टमेंट ली हुई है, जो पहले से इन्वेस्टर्स हैं आपके पास, उनका कोलेट्रल क्लेम है,
मींस उन्होंने आपके एसेट्स के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी ली हुई है, आपने अपने एसेट्स को एज ए कोलेट्रल उन इन्वेस्टर्स को दिया हुआ है। अब जो आपने अपने एसेट्स को एज ए कोलेट्रल दिया हुआ है, आपके उन एसेट्स की जो नेट वर्थ है वो कम हो गई है, आप जो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मींस आपके जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जब आपके एसेट्स को देखा तो आपके एसेट्स ऑलरेडी आपके जो पास्ट इन्वेस्टर्स हैं उनके पास कोलेटरल के तौर पे रखे हुए हैं और उनकी जो है वो नेट वर्थ जो है वो आपके एसेट्स की कम हो गई हुई है। अब जब आपके करंट एसेट्स की नेट वर्थ कम है, सर प्लीज just let me repeat the both reasons सर and प्लीज ये अगर सर बहुत ज्यादा नेट इशू आ रहा है आज, पता नहीं क्या वजह, बिल्कुल नहीं समझ आई लेक्चर के लिए। चलें ये मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। हमने फर्स्ट रीजन में ये कहा, देखें हमने सबसे पहले बात की है डेट ओवरहैंग की। डेट ओवरहैंग का मतलब क्या है? डेट ओवरहैंग का मतलब ये है कि आप किसी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो फाइनेंसिंग को एक्युमुलेट कर सके। सबसे पहले तो आप इस पोजीशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि डेट ओवरहैंग का मतलब क्या है। डेट ओवरहैंग एक ऐसी सिचुएशन है कि बीइंग ऑर्गेनाइजेशन हम एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम फाइनेंसिंग एक्युमुलेट नहीं कर पा रहे। इस पोजीशन को हम कहते हैं डेट ओवरहैंग। ये क्लियर हो गया सबको कि डेट ओवरहैंग का मतलब क्या है? जी सर हो गया। अली आपको क्लियर हो गया डेट ओवरहैंग का? सर अभी थोड़ा स्लाइड ये 1 मिनट सर, इसमें यही है कि मतलब हम किसी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। जी, पैसे नहीं है और आप फंड्स को रेज भी नहीं कर पा रहे। ओके सर, ओके, ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये हमने कहा जी कि अब हम डेट रिडन हो गए हैं, हम ओवरहैंग डेट ओवरहैंग की पोजीशन में आ गए हैं कि हम डेट एक्युमुलेट करना चाहते हैं, हम फंड एक्युमुलेट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। अब हम क्यों नहीं कर पा रहे, उसकी रीजंस क्या हैं? उसकी 2 रीजन हैं। मेयर्स ने उसकी इस फ्रेमवर्क के मुताबिक उसने 2 रीजंस इसकी दी हैं, 2 जस्टिफिकेशंस दी हैं। उन जस्टिफिकेशन में से जो फर्स्ट जस्टिफिकेशन है वो ये वाली है जो हम लास्ट पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। इस जस्टिफिकेशन के मुताबिक ये है कि हमारे पास क्योंकि हमने पहले से डेट लिया हुआ है और हमारे जो एसेट्स हैं वो हमने सिक्योरिटी के तौर पे इन्वेस्टर्स को दिए हुए हैं, तो हमारे जो पहले इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रीवियस इन्वेस्टर्स हैं, जो पास्ट इन्वेस्टर्स हैं, उनका कोलेटरल क्लेम है फर्म के एसेट्स के ऊपर। अब जब हमारे एसेट्स के ऊपर ऑलरेडी क्लेम है, कोलेटरल क्लेम है, तो जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं जब उन्होंने आपसे ये पूछा कि बताएं जी किन एसेट्स के ऊपर हमारा कोलेटरल क्लेम होगा, तो आपने बताया जी कि ये एसेट्स हैं और इनके ऊपर पहले से भी क्लेम है। तो अब न्यू इन्वेस्टर्स को आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट्स की जो वर्थ है, नेट वर्थ, वो कम फील हो रही है। क्यों फील हो रही है? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो हम ये सपोज कर लेते हैं जी 2 मिलियन के एसेट्स हैं, फर्म के पास 2 मिलियन के एसेट्स हैं और आपने उसके ऊपर जो है वो ऑलरेडी जो है वो 1 मिलियन जो है वो डेट लिया हुआ है। तो अब जब आपने पहले डेट के लिए अपने एसेट्स को प्रेजेंट किया था तो 2 मिलियन वर्थ थे उनके, तो 2 मिलियन वर्थ के अगेंस्ट जो है वो आपको 1 मिलियन डेट मिल गया था। अब जब आप दोबारा से 1 मिलियन डेट लेने गए हैं तो अब आपके जो एसेट्स की नेट वर्थ है वो 2 मिलियन नहीं रही। 2 मिलियन पहले उसकी वैल्यू थी, उसमें से 1 मिलियन डेट आप ले चुके हुए हैं, तो अब पीछे कितनी वर्थ रह गई है? 1 मिलियन रह गई है। तो एक रीजन तो ये हो सकती है कि आपके पास जो एसेट्स हैं उनकी नेट वर्थ जो है वो कम हो गई हुई है। इसको हम फर्दर इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, फर्दर मोर द न्यू प्रोजेक्ट ओवरऑल produces too little pledgeable income and so investment does not take place even if previous investors are willing to renegotiate their claims. तो फर्स्ट रीजन तो ये हुई कि जो न्यू इन्वेस्टर्स थे उनको ये फील हो रहा था कि जी जो आपके पास जो एसेट्स हैं इसकी नेट वर्थ जो है वो कम है, या इसके साथ ये भी हो सकता है कि आपके जो ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं
वो अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट है वो इतने, आपकी प्रोजेक्शंस ये हैं, फोरकास्ट ये है कि वो इतनी इनकम ही जनरेट नहीं कर पाएगा कि आप न्यू इन्वेस्टमेंट जो लेंगे उसको जो है वो रीपे कर सकें। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तुम्हारे पास ये है। देन द सेकंड and more interesting interpretation, and that stressed by the literature is emphasizes the need for renegotiating past liabilities in order to enable new investment। और सेकंड ये है कि आप जो है वो अपने जो ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं उनको कन्विंस करें कि वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है वो रीनेगोशिएट करें। ये सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास। तो ये दो इंटरप्रिटेशन है। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ये है कि आपके पास इन्वेस्टर्स विलिंग हैं कि आपके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट करें और आप न्यू इन्वेस्टमेंट ले सकें, लेकिन आपके जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो ये देख रहे हैं कि आपके इस प्रोजेक्ट की इतनी वर्थ नहीं बनेगी या आपके एसेट्स की इतनी वर्थ नहीं बनेगी कि वो आपको इन्वेस्टमेंट दें। मींस आपके पास्ट इन्वेस्टर्स विलिंग हैं कि आप न्यू इन्वेस्टमेंट ले लें, लेकिन न्यू इन्वेस्टर्स जो है वो ये फील कर रहे हैं कि आपके एसेट्स की इतनी वर्थ नहीं है, नेटवर्थ नहीं है कि आपको फाइनेंसिंग दी जा सके। तो ये हमने फर्स्ट रीजन की बात की। फर्स्ट रीजन में जो है आपके ओल्ड इन्वेस्टर्स विलिंग हैं कि आप न्यू इन्वेस्टमेंट ले लें, लेकिन जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो आपके एसेट्स के मुताबिक आपको फंडिंग देने के लिए तैयार नहीं है। ये फर्स्ट हमारे पास रीजन हो सकती है। जो सेकंड रीजन है वो ये है कि आपके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वही विलिंग नहीं है आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनेगोशिएट करने के लिए। वो ये समझते हैं कि अगर आपने न्यू फंडिंग ले ली तो उनकी जो फंडिंग है वो डिटेरियोरेट हो जाएगी, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो ये दो रीजन इसकी हो सकती हैं। फर्स्ट रीजन में ये है कि आपके, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट रीजन ये हो सकती है डेट ओवरहैंग की कि आपके न्यू इन्वेस्टर्स विलिंग नहीं है आपको फंड्स देने के लिए। ओल्ड इन्वेस्टर्स विलिंग है लेकिन न्यू इन्वेस्टर्स विलिंग नहीं है। और सेकंड रीजन ये हो सकती है कि आपके जो ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं वही विलिंग नहीं है कि आप न्यू फंडिंग लें। वो ये समझते हैं कि अगर आप न्यू फंडिंग लेंगे तो उनकी इन्वेस्टमेंट का जो क्लेम है, कोलेटरल क्लेम, वो कम हो जाएगा क्योंकि आप और फंडिंग ले लेंगे।